नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है वो है सिस्टम्स अप्रोच, और इसके अलावा एक आएगा कंटिजेंसी अप्रोच। ये थोड़ा टेक्निकल लगेगा, अभी तक जितना भी आपने पढ़ा उसमें से थोड़ा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि पहले ऐसा कुछ आपने कभी पढ़ा नहीं होगा। शुरू करते हैं। देखो, सिस्टम अप्रोच, चीज़ें सिस्टमैटिक तरीके से होना इज़ अ सिस्टम अप्रोच, यानी अपना अप्रोच सिस्टमैटिक रखना इज़ अ सिस्टम अप्रोच। क्या सिस्टम है? देखो, हमने यहाँ बोला है कि जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक सिस्टम है। इसको बोलते हैं यूनिफाइड सिस्टम होना। इसको बोल रहे हैं यूनिफाइड सिस्टम। क्यों? देखो, सिस्टम क्या होता है? नॉर्मल वर्ड अगर सिस्टम क्या होता है, सिस्टम आपने कहाँ पढ़ रखा है? कोई भी वर्ड जिसमें सिस्टम हो, सोलर सिस्टम आपने पढ़ रखा है। सोलर सिस्टम क्या होता था? एक एक इंटरकनेक्टेड चीज़ों का सम्मेलन बोल लो, या एक यूनिफाइड चीज़ जहाँ पे इंटरकनेक्टेड पार्ट्स होते हैं। जैसे सोलर सिस्टम में सारे प्लैनेट्स का यूनिफिकेशन है वो। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन भी सिस्टम है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे इंटर डिपेंडेंट, इंटर रिलेटेड, इंटरकनेक्टेड, कुछ भी बोल लो, वैसे पार्ट्स हैं जिनको आप सब सिस्टम बोलोगे। अब वो क्या है सब सिस्टम? उसमें लोग आ रहे हैं, उसमें आपका काम आ रहा है, उसमें एक्टिविटीज़ आ रही हैं, उसमें जो मशीन है वो आ रहा है, इंटेलेक्ट आ रहा है, जो भी, मतलब ऑर्गेनाइजेशन बहुत चीज़ों का मिलकर बनता है। तो ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ यूनिफाइड सिस्टम जिसमें इंटर रिलेटेड, इंटरैक्टिंग, इंडिपेंडेंट पार्ट्स हैं, कॉल्ड सब सिस्टम्स। ठीक है, पहली लाइन तो यही बता दी कि सिस्टम अप्रोच में सिस्टम किस चीज़ को बोला गया। ठीक है, उसके बाद ये जो सारे सब सिस्टम्स हैं, मैंने बोला क्या है? इंटरकनेक्टेड हैं। तो क्योंकि इंटरकनेक्टेड हैं तो एक चीज़ दूसरे को इम्पैक्ट करती है। इसको बोलेंगे इन्फ्लुएंस करना, यानी वन सब सिस्टम विल इन्फ्लुएंस द अदर सब सिस्टम, ऑल्सो इट विल इफेक्ट द सिस्टम एज अ होल। एक सब सिस्टम दूसरे सब सिस्टम को भी इम्पैक्ट कर रहा है और पूरे सिस्टम को भी इम्पैक्ट करेगा। ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक चीज़ थोड़ी चेंज होती है तो उससे रिलेटेड वाली चीज़ भी होगी चेंज, और पूरी ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकता है कोई चेंज आ जाए। उसके बाद position and function of each subsystem can be analyzed and understood only in relation to other subsystem and organization as a whole. Similarly, organization as a system can be analyzed and understood only by reference to its environment. Concept of holism is central to system approach. होलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, पहली बार समझ रहे हो इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, बट प्लीज़ बी पेशेंट, ठीक है? लेकिन आपको सब कुछ समझ आएगा। देखो, देखो, ये है आपका सिस्टम। सिस्टम यानी, मान लो आप अभी क्या बोला मैंने आपको? सिस्टम यानी ऑर्गेनाइजेशन। ये है सब सिस्टम। सब सिस्टम यानी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट्स। एंड ये जो है ये क्या है? एनवायरनमेंट, जो जिसमें वो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर एनवायरनमेंट है। ठीक है, जिसमें वो सिस्टम और सब सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब होलिज्म का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर आपको किसी सब सिस्टम के बारे में समझना है तो उसको आप सिस्टम के रेफरेंस में ही समझ सकते हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को अगर किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को समझना है तो मैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन के उस रेफरेंस में बोलूँगा कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन में जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो सबसे अच्छा काम कर रहा है। तो मेरे को अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट को समझना है, मैंने किस रेफरेंस में बोला? पूरे ऑर्गेनाइजेशन के पूरे उसमें। इसी तरीके से अगर मुझे पूरी ऑर्गेनाइजेशन यानी पूरे सिस्टम के बारे में समझना है तो मैं उसको विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट बताऊंगा कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी जा रही है इन कंपैरिजन टू कंपेटिटर्स। यानी कंपेटिटर्स यानी एनवायरनमेंट हो गया ना। तो पूरा सिस्टम को मैंने किस रेफरेंस में समझाया? एनवायरनमेंट के कॉन्सेप्ट में। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ होलिज्म है, यानी कि अगर मुझे सिस्टम, सब सिस्टम को समझना है, उसकी पोजीशन, उसका फंक्शन, तो वो मैं समझ सकता हूँ इन रिलेशन टू अदर सब सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। अदर सब सिस्टम में या पूरी ऑर्गेनाइजेशन में। पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एज अ सिस्टम समझना है तो वो एनालाइज किस उसमें हो सकता है? या तो ओनली बाय रेफरेंस टू एनवायरनमेंट, बाहर का एनवायरनमेंट। तो दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ होलिज्म। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ साइनर्जी। साइनर्जी क्या होता है? देखो, हर सब सिस्टम जो है अपनी स्ट्रेंथ को कहाँ से लाता है? बाकी सब सिस्टम्स से लाता है। जैसे फंक्शनल डिपार्टमेंट, जैसे कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वो ऑब्वियसली उसकी जो एक स्ट्रेंथ रहेगी वो इससे रहती है कि आसपास वाले बाकी डिपार्टमेंट्स कैसे अफेक्ट कर रहे हैं उस चीज़ को, क्योंकि अगेन प्रोडक्शन है तभी सेल है, सेल है तभी मार्केटिंग है, सब आपस में कनेक्टेड है। तो आपको साइनर्जी बोलते हैं किस चीज़ को? देखो समझो, साइनर्जी का मतलब सीधी भाषा में बताऊँ कि अगर आप एक एक बंदा है, वो 5 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है, दूसरा एक और बंदा है, वो भी 5 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन अगर मैं इन दोनों को इकट्ठे काम करने को दे दूं तो ये टोटल 15 यूनिट्स प्रोड्यूस कर देंगे।
अगर एक साथ में काम कर लें तो 15 यूनिट्स प्रोड्यूस कर देंगे। इस चीज़ को साइनर्जी बोलते हैं। साइनर्जी मतलब इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन को ऐड करके जो आता है दैट इज लेस देन अगर वही चीज़ जो वो साथ मिलके करें। जैसे मैंने आपको सीधे बताया, एक और एक 11 होना। समझ रहे हो कि एक और एक 11 क्यों बोलते हैं? कि जब मिल जाते हैं तो काम मल्टीपल उसमें होता है, ज़्यादा काम अच्छे से होगा, ज़्यादा काम होगा। तो ये साइनर्जी है। तो साइनर्जी इसमें कैसे अप्लाई होती है? यानी कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन का अगर मैं कंट्रीब्यूशन देखूं, दैट विल बी मोर एज कम्पेयर टू सारे सब सिस्टम का प्लस 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 कर मैं करूं। मतलब सारे सब सिस्टम अगर अलग से काम करें तो उतना काम नहीं कर पाएंगे जितना वो मिलके पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे वो काम कर रहे हैं, और पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जो फाइनल वो आएगा दैट विल बी मोर। समझ लो, दिस इज साइनर्जी। तो ये साइनर्जी हो गया। अब एक चीज़ और समझो, साइनर्जी जब मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा नेक्स्ट जो आता है, अगला जो आता है दैट इज़ बाउंड्री। अब देखो, हर सिस्टम जो है वो अगेन जैसे मैंने यहाँ बताया ना, हर सिस्टम एक बाउंड्री है जो वो उसे एनवायरनमेंट से अलग रखती है। यानी कि जैसे यहाँ पे एक ये बाउंड्री है जो इस सिस्टम को, ये क्या है? बाउंड्री। ये सिस्टम को एनवायरनमेंट से अलग रखती है। तो यहाँ पे वही बताया, एवरी सिस्टम हैज़ अ बाउंड्री दैट सेपरेटेड फ्रॉम द एनवायरनमेंट। बाउंड्री डिटरमाइंस विच पार्ट्स आर इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड विच आर एक्सटर्नल। क्योंकि अगर आप यहाँ देखो, जो बाउंड्री के अंदर है वो इंटरनल है, और जो बाउंड्री के बाहर है वो एक्सटर्नल है। ठीक है, तो ये किसने डिफाइन किया एक्सटर्नल और इंटरनल? बाउंड्री ने किया। तो ये क्या होगा? तो ये जो आपका बाउंड्री है वही क्या डिफाइन करता है कि इंटरनल क्या है और एक्सटर्नल क्या है। फॉर इंस्टेंस, एम्प्लॉयज आर विद इन द बाउंड्री वेयरएज क्रेडिटर्स एंड कस्टमर्स आर एक्सटर्नल टू बाउंड्री। ठीक है, अब इसके बाद सिस्टम दो टाइप्स का होता है। देखो, सिस्टम दो टाइप का होने का मतलब क्या है? देखो, इसी चीज़ में देखो, अगर ये सिस्टम एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर रहा है, मतलब हम ऐसे देख रहे हैं इसको कि ये सिस्टम एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर रहा है, तो ये यानी कि सिस्टम प्लस एनवायरनमेंट अगर है तो वो ओपन हो जाएगा, ओपन सिस्टम। अगर हम बोलें सिर्फ सिस्टम अपने में ही हम पढ़ रहे हैं कि सिस्टम और सब सिस्टम बस, एनवायरनमेंट नहीं देख रहे, तो वो क्या होगा? क्लोज्ड सिस्टम। बहुत बेसिक कॉमन सेंस की बात है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे वही लिखा है यार, क्या है कि यहाँ पे वही लिखा है, सिस्टम इज ऑफ टू टाइप्स। दो टाइप्स क्या हैं? ओपन सिस्टम यानी इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट, क्लोज सिस्टम यानी सेल्फ कंटेन्ड एंड आइसोलेटेड, यानी किसी से वो इंटरेक्ट नहीं करेगा। उसके बाद बिजनेस एंटरप्राइजेज ओपन एंड डायनामिक सोशल सिस्टम। ऑब्वियसली बिजनेस जो है वो एनवायरनमेंट से करता है इंटरेक्ट, तो वो ओपन सिस्टम है, ओपन एंड डायनामिक सिस्टम है। इट ड्रॉज द इनपुट्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट and convert these inputs into outputs with the help of conversion process. The conversion or transformation process consists of production and marketing activities, and it is also called as throughput. And it supplies them to the environment. Business is adaptive system. It is probabilistic, not deterministic. Several variables influence it. क्या बोलना चाह रहे हैं? घूम गए हो क्या? देखो, समझो इस चीज़ को। हमने बोला बिजनेस जो है वो ओपन सिस्टम है क्योंकि वो एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है। कैसे करता है? देखो, एनवायरनमेंट से वो इनपुट लाएगा। बिजनेस जो है वो एनवायरनमेंट से उठा के इनपुट से ले आएगा, उस इनपुट को ट्रांसफॉर्म कर देगा आउटपुट में, वो आउटपुट एनवायरनमेंट में ही फेंक देगा, मतलब एनवायरनमेंट में डाल देगा। उसके बाद ये जो आउटपुट है, ये फीडबैक मिलता है उसको कि ये आउटपुट थोड़ा ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं वैसा होना चाहिए। उसके हिसाब से वो नया इनपुट बना लेगा कि चलो जैसा वो कह रहा है वैसा बना लेता हूँ, तो वो नया इनपुट बनाएगा। फिर वो अगेन दोबारा जो इनपुट बनेगा वो दोबारा ट्रांसफॉर्म होकर आउटपुट बन जाएगा। तो यही चीज़ होती रहती है यहाँ पे देखो बोला है इनपुट्स ड्रॉ करेगा एनवायरनमेंट से, वो इनपुट्स आएंगे, कन्वर्ट होंगे, आउटपुट बनेंगे, आउटपुट बन के एनवायरनमेंट में ही चले जाएंगे। और यहाँ पे जब आप ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हो, उसमें ट्रांसफॉर्म प्रोसेस को बोलते हैं थ्रूपुट। उसमें प्रोडक्शन, मार्केटिंग सब कुछ आ जाएगा, जो कि वो प्रोडक्शन में क्या है अपने आप में लिंक कर रहे हैं, मार्केटिंग बाहर से रिलेट कर रहे हैं। तो ये कन्वर्जन एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में सिर्फ इनपुट आउटपुट ही नहीं बन रहा, बल्कि उसकी प्रोडक्शन प्रॉपर हो रही है सारे प्रोसेस से, उसकी मार्केटिंग हो रही है कि कैसे वो सेल होगा। तो ये थ्रूपुट हो गया। ठीक है, इसके अलावा रिएक्शन और रिस्पॉन्स, एक फीडबैक चीज़ जो मैंने अभी बताई आपको, क्या होता है कि कोई भी आउटपुट जो आपका आया है वो जो एनवायरनमेंट में आपने दिया ना, जैसे मान लो कस्टमर है, उसको कोई प्रोडक्ट बेचा, वो एनवायरनमेंट में आपने दिया, अब कस्टमर आके आपको फीडबैक दे रहा है यार ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो आप अगली बार वैसा बनाओगे। तो यहाँ पे जब आप एनवायरनमेंट से कोई रिस्पॉन्स लेते हो, वो आपका फीडबैक है जिससे आप नया सिस्टम कंट्रोल करते हो एक तरह से, क्योंकि आप नया इनपुट फिर उस हिसाब से बनाते हो।
एज एन ओपन सिस्टम, यहाँ पे देखो डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात करी गई है कि जब आप ओपन सिस्टम की बात करते हो, डायनामिक वर्ड मैंने पहले भी बता रखा है, अडेप्ट करना, कि आप जो एनवायरनमेंट में चेंज हो रहे हैं उसके हिसाब से अडेप्ट करते हो और फिर अपना इंटरनल चीज़ भी उस हिसाब से बदल देते हो। कि जैसे मान लो कस्टमर की डिमांड आजकल जेल पेन्स की है, तो मैं ज़्यादा जेल पेन्स बनाने लग जाऊंगा। समझ रहे हो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो एनवायरनमेंट में चेंज मेरे ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाता है। ठीक है, इसके बाद एक नाम आता है एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशन होंगी जो ये पूरा प्रोसेस, इनपुट से आउटपुट, फीडबैक लेना, नया इनपुट बनाना, इन सबको नहीं कर पाएंगी क्योंकि वो अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हैं, या जो भी कर लो, जैसा उसने इनपुट से आउटपुट बनाने में जो एनर्जी लगाई वो इंटीग्रेट नहीं, वो डिसइंटीग्रेट हो रही है। यानी एनर्जी बस ख़त्म हो रही है और वो नहीं सस्टेन कर पाएगी उस एनवायरनमेंट में, वो मार्केट में फेल हो जाती है, वो मार्केट में नहीं चल पाती। इसको बोलते हैं एंट्रोपी, यानी ऐसी टेंडेंसी जहाँ पे वो सिस्टम अपनी एनर्जी को डिसइंटीग्रेट कर देता है। और ऐसा भी हो सकता है, इसको पॉजिटिव एंट्रोपी बोलते हैं, ठीक है। और लेकिन ऐसा भी हो सकता है कई बार नेगेटिव एंट्रोपी कि नहीं भाई, हमारे सिस्टम में जो एनर्जी है वो हम यूज़ करते हैं अच्छी चीज़ों में कि वो हम दोबारा दोबारा वो कर पाए, ठीक है। एक्टिविटीज़ जब बार बार आप करते हो तो ऑब्वियसली जितनी एनर्जी चाहिए वो आप जनरेट भी करते हो। जितनी एनर्जी चाहिए किसी को काम को करने में, इनपुट को आउटपुट में बदलने में, वो आप लाते हो, वो जनरेट करते हो और फिर आप मार्केट में अपना सस्टेन कर सकते हो, क्योंकि अगेन आपको जो एनर्जी चाहिए वो आप कर रहे हो जनरेट। तो जब आप जनरेट कर पा रहे हो इसको बोलोगे नेगेटिव एंट्रोपी, ठीक है। इसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, इक्विफाइनैलिटी। इक्विफाइनैलिटी ये बोलता है कि अगर मेरे को कोई गोल तक पहुंचना है, उस गोल तक पहुंचने के बहुत तरीके होंगे, बहुत रास्ते होंगे। जैसे मुझे कोई ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करना है, उसको अचीव करने के बहुत रास्ते होंगे, राइट। तो किसी एक चीज़ को अचीव करने के लिए भी बहुत रास्ते हैं, और अलग अलग चीज़ अचीव करने के लिए हो सकता है एक ही रास्ता चाहिए हो कि भाई मैंने एक ही चीज़ करी, उससे मेरे को 2-3 चीज़ें गोल अचीव हो गए। हो सकता है एक गोल अचीव करने के 10 रास्ते हों, हो सकता है कि एक ही रास्ता अपना के 10 गोल अचीव हो जाएं। यानी कि इक्विफाइनैलिटी, फाइनल गोल तक अचीव पहुंचने के लिए अलग रास्ते हो सकते हैं और एक रास्ते से फाइनल अलग अलग पोजीशन पहुंच सकते हैं। दिस इज लॉ प्रिंसिपल ऑफ इक्विफाइनैलिटी, यानी कि देयर कैन बी सेपरेट वेज ऑफ डूइंग सेम थिंग or achieving same goal. Different initial conditions are permissible to reach a single final state. Similarly, given initial condition may be adopted to reach different final state. एक फाइनल स्टेट तक पहुंचने के लिए डिफरेंट इनिशियल कंडीशंस और डिफरेंट फाइनल स्टेट तक पहुंचने के लिए वन गिवन इनिशियल कंडीशन, यानी एक। इसके बाद आता है आपका कंट्रीब्यूशन, सिस्टम्स अप्रोच। ये सब इतना हमने चीज़ें बताई मैंने आपको पहले। देखो, एक तो यूनिफाइड सिस्टम बताया, फिर इन्फ्लुएंस बताया, फिर होलिज्म बताया, फिर बाउंड्री, साइनर्जी, फिर टाइप्स, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, फिर थ्रूपुट, फीडबैक, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, एंट्रोपी, नेगेटिव एंट्रोपी, इक्विफाइनैलिटी, बहुत टर्म्स मैंने बताए। ये सब सिस्टम्स अप्रोच में आता है, ठीक है। क्योंकि ये अगेन रिलेटेड उसी से था ना कि एक सिस्टम है, ऑर्गेनाइजेशन, वो कैसे एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर रहा है, सब सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहा है, कैसे इनपुट से आउटपुट बना रहा है, एनर्जी डाइसिपेट कर रहा है, डिसइंटीग्रेट कर रहा है, या सस्टेन कर रहा है, या गोल तक पहुंच रहा है, एक रास्ते से पहुंच रहा है, या अलग रास्ते से एक तक पहुंच रहा है, ये सब, ठीक है। इसके बाद आप इसके कॉन्ट्रीब्यूशंस पढ़ रहे हो, कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो देखो, सिस्टम अप्रोच से क्या फ़ायदा होता है। एक तो जैसे सिस्टम अप्रोच ने हमें ये सिखाया कि कैसे चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड हैं। सब सब सिस्टम्स जो बोले मैंने इंटर रिलेटेड होते हैं। तो जब हम ये समझ जाएंगे कि हाँ, हमारे सब सिस्टम्स जो हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, वो सब एक दूसरे से रिलेटेड है, तो हम बेटर चीज़ों को समझ पाएंगे, बेटर हम एफिशिएंसी ला पाएंगे, बेटर ग्रोथ कर पाएंगे। तो इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द इंटर रिलेशनशिप एंड इंटरडिपेंडेंसी विच विल हेल्प इन इंश्योरिंग एफिशिएंसी एंड ग्रोथ, ठीक है। उसके अलावा रिकॉग्नाइज द डायनामिक नेचर ऑफ एनवायरनमेंट, ये तो मैंने आपको बताया था ना, प्रिंसिपल ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम मैंने बताया था, याद हो तो आपको, वही चीज़ें। फिर रिप्रेजेंट बैलेंस थिंकिंग, हेल्प मैनेजर अवॉइड प्रॉब्लम एनालिसिस एंड आइसोलेशन एंड डेवलप इंटीग्रेटेड या होलिस्टिक थिंकिंग इंस्टेड ऑफ फ्रेगमेंटेड या पीस मील अप्रोच। यानी कि अगेन चीज़ों को आप अब इंटीग्रेटेड चीज़ों से समझ रहे हो कि कैसे सब सिस्टम्स इंटीग्रेटेड हैं, और फिर आप एज अ होल उन्हें समझ रहे हो, ना कि अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग आइसोलेटेड तरीके से फ्रेगमेंटेड पीस मील अप्रोच नहीं लगा रहे, ठीक है। तो ये अगेन क्या है, होलिज्म का कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने बताया था, ये वही वाला है, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइड क्लूज टू कॉम्प्लेक्स बिहेवियर ऑफ पीपल, अगेन लोगों का बिहेवियर का इसने अगेन बताया कि लोग कैसे बिहेव करते हैं, उसके बारे में भी बताया।
उसके बाद इसकी कुछ लिमिटेशंस भी बता रखी हैं कि लैक ऑफ यूनिफाइड थ्योरी विच कैन बी अप्लाइड टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन। अगेन सिस्टम अप्रोच बहुत ही एक पर्टिकुलर टाइप का वो हो गया कि हाँ ऐसा होता है ऐसा होता है, सब ऑर्गेनाइजेशन में ये नहीं काम करेगा। उसके बाद लिमिटेड एप्लीकेशन, अगेन सब टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करेगा, लिमिटेड एप्लीकेशन है। वेग एंड एब्स्ट्रैक्ट, फेल टू डिफाइन प्रिसाइज रिलेशन बिटवीन सब सिस्टम। बता तो दिया कि चलो सब सिस्टम आपस में रिलेटेड है, कैसे रिलेटेड हैं, वो प्रिसाइज रिलेशन नहीं डिफाइन किया इन्होंने, बहुत ही ऐसे वेग सा सब कुछ समझा दिया। आपको पढ़ के भी लग रहा होगा ये थोड़ा नैरो या इनकम्प्लीट व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट इंटरफेस। जैसे मैंने बताया ना, ये ऑर्गेनाइजेशन ताकि ऑर्गेनाइजेशन ये है और एनवायरनमेंट ये है, इसका इंटरफेस की आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ मैंने बताया कि वो ट्रांसफॉर्म करके उसी में डालते हैं एनवायरनमेंट में, और फीडबैक भी एनवायरनमेंट से ही ले रहा है। तो उसके बारे में ठीक है बता तो दिया एनवायरनमेंट और ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरफेस है, लेकिन एक इनकम्प्लीट व्यू दिया है कैसे एनवायरनमेंट वाले उनसे रिलेट करते हैं। वो एक नैरो नैरो व्यू दिया, इनकम्प्लीट दिया, बहुत कम्प्लीटली उससे नहीं डिफाइन किया। ठीक है, तो ये सब आपका सिस्टम अप्रोच में आता है लिमिटेशंस में।